हेलो गाइस, मैं पूनम शर्मा। आज मैं फिर आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे एक वीडियो लेके आई हूँ। इससे पहले मैंने आप लोगों के साथ भारत की विदेश नीति का वीडियो शेयर किया था, जिसमें मैंने बताया था कि जो इंडियन फॉरेन पॉलिसीज हैं उनको इफेक्टेड करने वाले एलिमेंट्स कौन से होते हैं, या कहा जा सकता है कि भारत की विदेश नीति को प्रभावित करने वाले जो तत्व है वो कौन से हैं, या भारतीय विदेश नीति को बनाते हुए किन किन तत्वों का ध्यान रखा जाता है इंडियन गवर्नमेंट। तो उसका ही सेकंड पार्ट आप लोग का क्वेश्चन आ सकता है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन के बारे में बताइए, उससे आप क्या समझते हैं और उसकी प्रासंगिकता यानी प्रेजेंट में उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, वो क्यों प्रेजेंट में है, उसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। या दोनों को मर्ज करके भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत की विदेश नीति क्या है, उसके बारे में बताइए। और गुट निरपेक्षता जो भारत का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल रहा है भारत की फॉरेन पॉलिसी में, तो गुट निरपेक्षता की जो इम्पोर्टेंस है, उसकी प्रासंगिकता है, उसको एक्सप्लेन कीजिए। मतलब थोड़ा सा आपको भारत इंडियन फॉरेन पॉलिसी का इंट्रोडक्शन बताना पड़ेगा, थोड़ा ब्रीफ करके उसके जितने भी इफेक्ट करने वाले एलिमेंट्स है या निर्धारक तत्व हैं, जो मैं इससे पहले वाले वीडियो आप लोगों को वीडियो में प्रोवाइड कर चुकी हूँ, तो उसको थोड़ा सा आपको ब्रीफ करके इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा अपने आंसर शीट में। उसके बाद आप लोगों को गुट निरपेक्षता के बारे में बताना पड़ेगा कि गुट निरपेक्षता क्या है, जिसको नॉन अलाइनमेंट बोला जाता है, या नेम इन शॉर्ट फॉर्म नेम बोला जाता है, NAM, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, यानी गुट निरपेक्ष आंदोलन। तो ये क्या है, क्यों है, क्या इसकी इम्पोर्टेंस है, ये आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी। कोशिश करूंगी कि वीडियो ज़्यादा लंबा ना जाए, और ब्रीफ में मैं सब कुछ गुट निरपेक्ष से रिलेटेड सारी बातें आप लोगों को अच्छे से ब्रीफ कर सकूं, समझा सकूं। मैं बहुत छोटे में आप लोगों के लिए पॉइंट्स लेके आई हूं, पर आप लोग जब भी एग्जाम में इसको अटेंड करोगे, प्लीज़ इसको अच्छे से डिस्क्राइब करके आप लोग अटेंड करेंगे, ठीक है। जब भी गुट निरपेक्षता की बात की जाती है या नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की बात की जाती है, यानी जब इसको स्टार्ट किया गया था 1961 में, इसको फॉर्मली एग्जीक्यूट किया गया था, या कहा जा सकता है कि 1961 में इसको औपचारिक रूप से इसकी स्थापना की गई थी, जो ये संगठन है, ये जो आंदोलन है। तो जब शुरू में 1961 में इस आंदोलन की स्थापना की गई थी, तब ये एक आंदोलन था, मुहिम थी, यानी एक आंदोलन था। आंदोलन हमेशा किसी न किसी के खिलाफ छेड़ी जाती है, एक मूवमेंट का रूप था ये, पर धीरे धीरे ये एक संगठन के रूप में परिवर्तित हो गया। प्रेजेंट में एक ऑर्गेनाइजेशन है, यानी एक ये आंदोलन नहीं है, ये आंदोलन एक ऑर्गेनाइजेशन का वेल एस्टैब्लिश ऑर्गेनाइजेशन या संगठन का रूप ले चुका है। वही इसकी बहुत बड़ी प्रासंगिकता है, वही आप इसकी इसको ब्रीफ करते हुए इसकी समरी में, इसके कंक्लूजन में आप लोग लिख सकते हैं। डिटेल में अभी आप लोग को समझाऊंगी कि किस तरीके से नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट से एक ऑर्गेनाइजेशन का मोड़ ले चुकी है, ऑर्गेनाइजेशन का रूप ले चुकी है। ये बहुत बड़ी इसकी कामयाबी है। तो नॉन अलाइनमेंट की जब भी बात की जाती है, गुट निरपेक्ष आंदोलन की जब बात की जाएगी, तो जब भी इंट्रोडक्शन आप लोग अटेंड करेंगे, प्रस्तावना में इसको समझने के लिए आप लोग का इसका थोड़ा हिस्ट्री जान लेना बहुत ज़रूरी है। नॉन अलाइनमेंट मतलब गुट निरपेक्ष जो है, एक भारत की विदेश नीति का बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत रहा है, प्रिंसिपल रहा है। जैसे पंचशील हमारा एक सिद्धांत है, प्रिंसिपल है, हम लोग विदेश नीति को फॉलो करते हैं, पंचशील को जरूर फॉलो करते हैं, यानी शांति को जरूर मानते हैं कि दूसरे देशों की शांति में शांति भंग नहीं करेंगे, अपने देश की शांति भंग नहीं होने देंगे, दूसरे देशों की जो पॉलिसीज है उसमें इंटरप्ट नहीं करेंगे, इस तरह की हम लोग पॉलिसी फॉलो करते हैं। उसी में गुट निरपेक्ष आंदोलन था। गुट निरपेक्ष हमारी प्रिंसिपल थी, जिसकी देन गुट निरपेक्षता का जब भी नाम लिया जाता है तो नेहरू जी का नाम रखा जाता है, हमेशा याद रखा जाता है, क्योंकि वो भारत की देन थी गुट निरपेक्ष आंदोलन का जो सिद्धांत था। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत जब हुई है, जब भारत आज़ाद हुआ है 1947 में, इंडिपेंडेंट हुआ है 1947 में, उस समय पे कोल्ड वॉर का इरा चल रहा था। दुनिया दो गुटों में बटी हुई थी, USA और USSR। तो कुछ दुनिया के देश, यूरोपियन कंट्रीज, जो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज है वो USA का पार्ट थी, और ईस्टर्न यूरोप जो है वो USSR का पार्ट थी। और एशिया की भी कुछ कंट्रीज जो अब कॉलोनी से रिलीज होती जा रही थी, यानी वो जब साम्राज्यवादी उपनिवेश से आज़ाद हो रही थी, वो उपनिवेश नहीं थे, अब जब कुछ देश आज़ाद हुए जा रहे थे जैसे जैसे, तो वो भी कुछ ना कुछ इन गुटों में शामिल हो रहे थे। और बहुत सारे देशों के सामने एक बहुत बड़ा सवाल था, खासकर भारत के सामने, क्योंकि हम लोग भारत के संदर्भ में पढ़ रहे हैं अभी, तो भारत के सामने बहुत बड़ा सवाल था कि वो USA के गुट को ज्वाइन करे या USSR के गुट को ज्वाइन करे।
1947 में हमारे देश के पास बहुत सारी समस्या थी, अपनी अंदरूनी समस्या बहुत थी। आर्थिक विकास करना, अपनी संस्कृति का विकास करना। अंग्रेज बिल्कुल भारतीय सभ्यता को निचोड़ के गए थे, तो अपनी संस्कृति को कैसे उठाया जाए, अपना किस तरीके से आर्थिक डेवलपमेंट किया जाए, हमारे समाज में जो कुरीतियां उसको दूर करने की, इस तरीके की समस्याएं बहुत थी। तो किसी भी एक गुट को ज्वाइन करने का मतलब था, एक गुट में शामिल होने का मतलब था कि दूसरे गुट को नाराज कर देना। और भारत फिर से ऐसा कोई काम नहीं करना चाहता था। तो भारत और भारत के जैसे ही और विकासशील देश जो उस समय पे आज़ाद हुए थे, उन्होंने एक निर्णय लिया, डिसाइड किया कि हम लोग ना यूएसए में शामिल होंगे, ना यूएसएसआर में शामिल होंगे। और उन्होंने अपना तीसरा गुट बनाया। इसको गुट नहीं कहा जा सकता, इसीलिए इसको तीसरी दुनिया बोला गया। इन्होंने इन दोनों गुटों से में शामिल ना होने का निर्णय लिया, जिसको गुट निरपेक्ष आंदोलन का नाम दिया गया। मतलब आंदोलन किया इन्होंने कि हम ना यूएसए के पलड़े में जाएंगे, ना यूएसएसआर की तरफ जाएंगे, हम लोग अलग रहेंगे और हम शांति प्रिय रहेंगे, हम दोनों देश को फॉलो करेंगे। और खासकर गुट निरपेक्ष का एक मतलब लिया गया कि ये तटस्थ नहीं है। तटस्थ मतलब ये न्यूट्रल नहीं है कि यूएसए से भी न्यूट्रल है, यूएसएसआर से भी न्यूट्रल। ये किसी से अलगाव की प्रवृत्ति नहीं रखती, बल्कि न्याय प्रीतिया की प्रवृत्ति रखती है, जस्टिस की प्रवृत्ति रखती है कि दोनों कंट्री में से जो भी डिस्प्यूट होंगे, जो सही होगा, हम हमेशा उसका साथ देंगे, चाहे वो यूएसए हो या यूएसएसआर हो। तो गुट निरपेक्ष की ये हमेशा से पॉलिसी रही है, ये हमेशा से इसका सिद्धांत रहा है। तो गुट निरपेक्ष की जब भी बात की जाती है तो कोल्ड वॉर के समय में स्टार्ट हुई थी, और मैंने आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया कि गुट निरपेक्ष आंदोलन इसलिए आया, ये विकासशील देशों द्वारा चलाया गया एक मुहिम था। खासकर भारत, इसमें बहुत बड़ा भारत का अहम रोल रहा है। और जवाहरलाल नेहरू उस समय हमारे प्रथम प्रधानमंत्री थे, प्राइम मिनिस्टर, तो उनका बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस रही है, भूमिका रही है इसमें। तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि कौन कौन से 5 कंट्रीज में बहुत ज़्यादा उन्होंने अग्रसर हुए, इसके लिए उन्होंने इसको शुरू किया। खासकर यूगोस्लोवाकिया के जो थे शासक टीटो, भारत के जो थे जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के अब्दुल नासिर, इंडोनेशिया के सुकार्नो और घाना के क्वामी कुमाहा, इन 5 का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है गुट निरपेक्ष के लिए। और जब गुट निरपेक्ष की मुहिम रखी गई थी, औपचारिक फॉर्मल रूप से इसको एस्टैब्लिश किया गया था 1961 में, उस समय 25 कंट्रीज के मेंबर थे, यानी 25 कंट्रीज इसके मेंबर थे स्टार्टिंग में। और प्रेजेंट में 120, यानी प्रेजेंट में वर्तमान में 120 देश इसके सदस्य हैं। तो मैं बहुत थोड़े ब्रीफ में आप लोगों को गुट निरपेक्ष आंदोलन समझा देती हूँ कि गुट निरपेक्ष आंदोलन है क्या। मैंने ये तो बता दिया कि ये क्यों रखा गया, इसका नाम आंदोलन क्यों पड़ा, पर आगे जान लेना जरूरी कि आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रेजेंट में जब गुट निरपेक्ष आंदोलन इसलिए बनाया गया था कि ना वो यूएसए में शामिल हो, ना यूएसएसआर में। तो 1991 के आसपास यूएसएसआर पूरी तरीके से टूट गया, वो रशिया है, और रशिया भी डेमोक्रेटिक स्टेट है। यहाँ पे वहाँ पे लिबरलिज्म पाया जाता है, प्राइवेटाइजेशन पाया जाता है। तो अब इस मुहिम को ध्यान में रखते हुए, इस थियरी को ध्यान में रखते हुए, तो गुट निरपेक्ष आंदोलन को खत्म कर देना चाहिए। वो क्यों है, ये ऑर्गेनाइजेशन आज भी बना हुआ है, तो उसके ऊपर ये चैप्टर है, उसको आप लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है। तो प्लीज़ इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आप लोग वीडियो के साथ पूरा जुड़े रहिएगा, पूरा कंप्लीट वीडियो देखिए, तभी आप लोग इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। सबसे पहले हम लोग मीनिंग देख लेते हैं। मीनिंग मैं आप लोगों को डिफाइन कर ही चुकी हूँ, फिर भी मैं एक पर्टिकुलर आप लोगों को मीनिंग बता देती हूँ कि गुट निरपेक्ष का मीनिंग क्या होता है। गुट निरपेक्षता का आशय स्वतंत्र और स्वायत्त विदेश नीति का निर्माण। मतलब गुट निरपेक्षता का मतलब होता है कि दोनों गुटों में से किसी में शामिल नहीं होना, या किसी तीसरे गुट में भी शामिल नहीं होना, बल्कि इंडिपेंडेंट होके, बिल्कुल फ्री होके अपनी फॉरेन पॉलिसी बनाना, विश्व को शांतिपूर्ण बनाने का आंदोलन। मतलब पूरी दुनिया में शांति का मैसेज फैलाना, पूरी दुनिया में शांति कायम करना गुट निरपेक्षता का बहुत बड़ा प्रिंसिपल रहा है। विश्व को गुटों से मुक्ति दिलाना, यानी दुनिया में जितने भी गुट हैं उसकी कॉन्सेप्ट को खत्म करने की प्रवृत्ति है गुट निरपेक्षता आंदोलन। गुट निरपेक्षता का अर्थ तटस्थता नहीं बल्कि सही का समर्थन करना, ये मैं आप लोगों को अभी डिफाइन कर चुकी हूँ कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का मेन मोटो न्यूट्रल रहना नहीं था कि किसी भी ग्रुप से कट के रहे हम लोग, बल्कि उनका था कि दोनों का साथ देना, सबका साथ देना, और अपना विकास भी करना, सबका विकास का मौका देना। और दोनों गुट में से जो भी इनके बीच में डिस्प्यूट रहा है, जो विवाद सामने आए हैं, कौन सी कंट्री किस समय पे कौन सी महाशक्ति सही रही है, उसका साथ देना। ठीक है।
गुट निरपेक्षता की जब भी बात की जाती है तो बांडुंग सम्मेलन, इसको इंग्लिश हिंदी दोनों में बांडुंग कॉन्फ्रेंस या बांडुंग सम्मेलन ही कहा जाता है, 1955 में यानी 1995 का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है कि बांडुंग में कुछ 29 कंट्रीज ऐसी थी जो एशिया और अफ्रीका की कंट्री थी, इस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुई थी अपनी अपनी आज़ादी के बाद, और उन्होंने अपनी अपनी इकोनॉमिकल, सोशल, पॉलिटिकल डेवलपमेंट की एक दूसरे के साथ बात की थी, और उन्होंने एक ऐसे आंदोलन की बात की थी कि वो ना यूएसए के गुट में शामिल होना चाहते, ना यूएसएसआर के गुट में शामिल होना चाहते थे, और उन्होंने एक ऐसा संगठन बनाने की, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहते थे जिसमें वो अपनी फ्री होके इन गुटों के दबाव से बिल्कुल फ्री होके अपनी डेवलपमेंट में काम कर सके, डेवलपमेंट में जुड़ सके, एक दूसरे का के भागीदार बन सके। तो यहाँ पे शुरुआत हो गई थी बांडुंग कॉन्फ्रेंस में गुट निरपेक्ष आंदोलन की। यहाँ पे जाके एशियाई कंट्री और अफ्रीकी कंट्री शामिल हुए थे, और उन्होंने एक मुहिम तैयार की थी, एक एजेंडा तैयार किया था कि हम लोग एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे जो इन दोनों गुटों से अलग होके अपनी अपनी डेवलपमेंट के लिए हमारा काम करेगी। इनके कुछ मोटिव्स थे, ऑब्जेक्टिव जिनको बोला जाता है, वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस बने हैं इंटरनेशनल लेवल पे, उनके कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव्स रहे, उद्देश्य रहे हैं। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव तो यही था कि अपना विकास करना है इन दोनों गुटों से अलग होके, और भी इनके जितने उद्देश्य रहे वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ क्या क्या उद्देश्य रहे। पहला, सैनिक संगठनों का सदस्य न होना, यही कि बार बार एक ही बात को बार बार बोला जा रहा है यूएसए और यूएसएसआर के संदर्भ में, यूएसए यूएसएसआर को लेकर ही गुट निरपेक्ष आंदोलन बनाया गया था। और उन्होंने बोला था कि उनका पहला ऑब्जेक्टिव था कि किसी भी जो सैनिक आर्म्स पावर थी यूएसए या यूएसएसआर की, उन ऑर्गेनाइजेशन में या उन गुटों में शामिल नहीं होना। दूसरा, सदस्य राष्ट्रों की भूमिका पर विदेशी सैनिक अड्डों का न होना, मतलब जितने भी गुट निरपेक्ष आंदोलन के मेंबर थे उस समय पे, यानी 25 मेंबर बनने थे 1961 में, तो इन 25 देशों में किसी भी महाशक्ति जो यूएसए है या यूएसएसआर है या इनके गुट के जितने भी देश हैं, इनका कोई भी सैनिक अड्डा इन 25 देशों में नहीं होगा। आप लोगों ने सुना होगा कि पाकिस्तान में अमेरिका का सैनिक अड्डा है, ये हमारा जो हिंद महासागर है यहाँ पे अमेरिका का सैनिक अड्डा है, चाइना का सैनिक अड्डा है। तो इसी तरीके से इन 25 देशों ने आपस में एक ट्रीटी की थी, साइन किया था कि हमारे देश में किसी भी महाशक्ति का या उसके गुट का कोई भी सैनिक अड्डा हम लोग स्थापित नहीं करने देंगे। तीसरा, महाशक्तियों के साथ द्विपक्षीय सैन्य संधि का अभाव, यानी ये महाशक्तियों के साथ हम लोग कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे सीधे सीधे कि यूएसए के साथ कर लिया या यूएसएसआर के साथ कर लिया, हम लोग खुले तौर से कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, अपनी संधियां तो करेंगे पर खुले रूप से करेंगे, बंधे रूप से, यानी चोरी चुपके नहीं करेंगे। उस समय पे ये बहुत पॉलिसी चल रही थी कि छुपा के काम किया जा रहा था, तो वो नहीं करेंगे। पूरी दुनिया के सामने प्रेजेंट करके कोई भी संधि करनी होगी, कोई भी कॉन्फ्रेंस करना होगा तो प्रेजेंट करके करेंगे पूरी दुनिया के सामने। चौथा, स्वतंत्र और स्वायत्त विदेश नीति है। मैंने आप लोगों को अभी बताया कि बिल्कुल फ्री होके, किसी भी दबाव में नहीं होके अपनी फॉरेन पॉलिसी बनाना है। जो भी उस समय पे महाशक्ति यूएसए या यूएसएसआर के गुट में शामिल थे, उनको हमेशा कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए, अपनी डेवलपमेंट करने के लिए इन महाशक्तियों की यानी यूएसए यूएसएसआर की परमिशन लेनी होती थी। तो इन्होंने बोला हम ना किसी गुट में शामिल होंगे और अपनी जो जितने भी फॉरेन पॉलिसीज बनाएंगे, अपना जो भी डिसीजन लेंगे वो बिल्कुल फ्री होके लेंगे, बिल्कुल इंडिपेंडेंट होके लेंगे। पांचवा था उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का विरोध करना, यानी वही कॉलोनियलिज्म जो था कि किसी कंट्री, डेवलप कंट्री द्वारा डेवलपिंग कंट्री के ऊपर जो अपना प्रभुत्व कायम कर लिया जाता था, एक कॉलोनी बना ली जाती थी, उसके खिलाफ थे ये देश, गुट निरपेक्ष देश जितने भी थे। तो उसको विरोध करना ये बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव था इन लोगों का। अब हम लोग थोड़ा गुट निरपेक्ष का जो डेवलपमेंट रहा है, किस तरीके का रहा है, कैसे वो बना है, वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। 1961 यानी 1961 में औपचारिक रूप से यूगोस्लोवाकिया के बेलग्रेड में इसकी स्थापना हुई, यानी 1961 पे ऑफिशियली ये बेलग्रेड में इसको एग्जीक्यूट किया गया, इसकी स्थापना की गई। शुरू में गुट निरपेक्षता मूलतः एक आंदोलन था, यानी स्टार्टिंग में गुट निरपेक्ष जब बना है 1961 में बेलग्रेड कॉन्फ्रेंस के बाद, वो बहुत जो बेलग्रेड में जो बांडुंग कॉन्फ्रेंस के बाद गुट निरपेक्ष आंदोलन बना है, वो एक मूवमेंट था स्टार्टिंग में, जिसका उद्देश्य विश्व राजनीति को शक्ति संतुलन की वजह न्याय और समानता के आधार पर निर्मित करना था। यानी वो विश्व की राजनीति यानी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में बैलेंस नहीं बनाना चाहता। बैलेंस का मतलब क्या है कि किसी भी गुट में शामिल नहीं होना चाहता था कि इस गुट में शामिल हो जाए, इस गुट में बैलेंस बन रहा है। तो उनका ये ऑब्जेक्टिव नहीं था, ये मोटो नहीं था। उनका मोटो क्या था कि पूरी दुनिया में शांति कायम करना, पूरी दुनिया को जस्टिस देना। तो ये बहुत
बड़ा ऑब्जेक्टिव था गुटनिरपेक्ष आंदोलन के देशों का। और उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है आप लोगों का 1973 का, यानी 1973 में एक अल्जीरियस कॉन्फ्रेंस किया गया था। अल्जीरियस जगह का नाम है, यहाँ पे कॉन्फ्रेंस किया गया था। और इन कॉन्फ्रेंस में जितने भी गुटनिरपेक्ष आंदोलन के देश थे, इन्होंने अपनी अपनी इकोनॉमी को उठाने की बात की थी। कैसे? यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट आया था, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, जिसको नियो कहा जाता है, NIEO, नियो की बात की थी। इसके अंतर्गत उन्होंने क्या क्या बात की थी कि किस तरीके से हम अपने 1973 के आसपास अपने बिजनेस को, अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट को ऊंचा उठाए, और जितने भी डेवलपिंग कंट्री है उनके साथ अपना ट्रेड फ्री टैक्स फ्री ट्रेड कर सके, किस तरीके से अपने बिजनेस को डेवलप कंट्री के साथ हम लोग डील कर सके, डेवलपिंग कंट्री के जितने भी मार्केट है वो हमारे देश में आए। तो इस तरीके की मुहिम इन्होंने छेड़ी थी। गुटनिरपेक्षता के माध्यम से एशिया और अफ्रीका के देशों को उन्नत बनाने पर बल दिया गया। और खासकर इसमें एक तो ये था कि मोटो इनका कि हमें ना यूएसए के गुट में जाना है, ना यूएसएसआर के गुट में जाना है। और 1973 अल्जीरियस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने अपने जितने भी गुटनिरपेक्ष आंदोलन के कंट्री थे, इनकी इकोनॉमी को उठाने की बात की थी, उसके बाद कौन से देश इसमें ज्यादा शामिल थे? मैंने पहले बताया, एशिया और अफ्रीका के जितने भी कंट्री थे, इनको उन्नत बनाने की बातें की जा रही थी, इनकी इकोनॉमी को, इनके डेवलपमेंट की बातें की जा रही थी इस समय गुटनिरपेक्ष आंदोलन में। अब इसकी प्रासंगिकता क्या रही है, क्यों इसकी इंपॉर्टेंस रही है? 1990 के बाद भी जब यूएसएसआर का विखंडन हो गया, टूट गया यूएसएसआर, तो अब सिर्फ एक ही गुट बचा यूएसए, तो उसके बाद भी क्यों अब गुटनिरपेक्ष आंदोलन या गुटनिरपेक्ष संगठन ये बना रहा? एक बात मैं और आप लोगों को मेंशन करना चाहूंगी कि 1973 में जहां इकोनॉमिकली इसके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया गया, अपनी गुटनिरपेक्ष एशिया और अफ्रीका की कंट्री की इकोनॉमी को उठाने के ऊपर फोकस किया गया, यहीं पे अल्जीरियस कॉन्फ्रेंस में ही इसको आंदोलन से इसका नाम संगठन कर दिया गया। आप लोगों को ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करके रखनी पड़ेगी कि यहीं पे आंदोलन से इसको गुटनिरपेक्ष अब संगठन कहा जाने लगा। ठीक है, उसके बाद इसकी प्रासंगिकता देख लेते हैं, जो इसके रिलेवेंस है कि क्यों ये आज भी प्रेजेंट में बना हुआ है, क्या इसके रिलेवेंस है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है। तो यूएनओ के बाद ये दूसरा बहुत बड़ा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। मैंने प्रेजेंट में बताया कि यूएनओ में 193 मेंबर हैं इसके, और मैं यूएनओ के ऊपर भी जल्दी वीडियो लेके आऊंगी आप लोगों के लिए। और जो नेम है गुटनिरपेक्ष आंदोलन है, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट है, इसका प्रेजेंट में 120 मेंबर्स हैं। इसके माध्यम से इसके सदस्य राष्ट्रों को वैश्वीकरण को समावेशी बनाने पर बल दिया गया, यानी गुटनिरपेक्ष के जितने भी देश थे इसी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू वो एक ग्लोबलाइजेशन के निकट आए, ग्लोबलाइजेशन में जुड़े। यानी ग्लोबलाइजेशन में कैसे जुड़े? क्योंकि गुटनिरपेक्ष आंदोलन के माध्यम से ही नेम के थ्रू ही मैंने अभी बताया आप लोगों को, जो अल्जीरियस कॉन्फ्रेंस हुआ था 1973 में, यानी इसमें बात की गई थी कि किस तरीके से हम एक दूसरे के साथ अपने आर्थिक रूप से कनेक्टिविटी करें, आर्थिक इकोनॉमिकली हम डेवलप कंट्री के साथ भी अपना बिजनेस बढ़ाए, ट्रेड को बढ़ाए, टैक्स फ्री किया गया। एशिया अफ्रीका के देश आपस में ऐसे ऑर्गेनाइजेशन बने, आपस में किस तरीके से हम अपने व्यापार को बढ़ाए, मतलब इकोनॉमिकली डेवलपमेंट की बहुत ज्यादा बात हुई, जिसमें वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन को जिसमें बढ़ावा दिया गया। तो ग्लोबलाइजेशन की थ्योरी बहुत ज्यादा यहाँ से निकली है कि गुटनिरपेक्षता अल्जीरियस कॉन्फ्रेंस के बाद पूरी दुनिया सिमटने लगी, खासकर ये एशिया अफ्रीका के देश आपस में सिमटने लग गए, और ये विकसित यानी डेवलप यूरोपियन कंट्री के साथ अपना इकोनॉमिकली ट्रेड स्टार्ट कर दिया, जो एक ग्लोबलाइजेशन की तरफ जाने का एक रास्ता था, जिससे ग्लोबलाइजेशन की मुहिम आई, ग्लोबलाइजेशन का दौर शुरू हुआ। लोकतांत्रिक विश्व के निर्माण की गुटनिरपेक्ष आंदोलन की मांग ज्यादा प्रासंगिक है, यानी गुटनिरपेक्ष कंट्री का सबसे ज्यादा जो ऑब्जेक्टिव वो क्या है? शांति बनाना, एक दूसरे की कंट्री को जस्टिस देना, यानी डेमोक्रेटिक बात करता है वो, यानी जनता की बात करता है। तो इसलिए भी बहुत इम्पोर्टेंस है गुटनिरपेक्ष आंदोलन। ये हमेशा वेलफेयर की बात करता है, हमेशा डेवलपमेंट की बात करता है, खासकर विकासशील डेवलपिंग कंट्री के डेवलपमेंट की बात करता है, चाहे वो इकोनॉमिकली डेवलपमेंट हो या फिर वो कल्चरल डेवलपमेंट की बात हो, या पॉलिटिकली या टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट की बात हो। तो ये डेवलपिंग कंट्री के डेवलपमेंट की बात करता है, जो इसको एक डेमोक्रेटिक थ्योरी पे ज्यादा बेस्ड मानता है, क्योंकि ये किसी भी गुट से दूर रहने की बात करता है, किसी भी गुट को खुश रखने से दूर रखने की बात करता है। ये बोलता है कि पूरी दुनिया में समानता होनी चाहिए, इक्वलिटी होनी चाहिए, इक्वलिटी का कॉन्सेप्ट होना चाहिए, यानी जितने भी डेवलप कंट्री अमीर है तो डेवलपिंग कंट्री को भी अपने विकास का, अपनी डेवलपमेंट का मौका मिलना चाहिए।
उसके बाद ये मानव अधिकारों के लिए कार्य करता है, यानी ह्यूमन राइट्स की बात करता है। जैसे यूएनओ ह्यूमन राइट्स की बात करता है, उसकी रक्षा की बात करता है, ऐसे ही ये भी नेम भी नॉन अलाइनमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है ये भी ह्यूमन राइट्स की रक्षा की बात करता है। उसके बाद प्रेजेंटली ये जितने भी एनवायरनमेंट से रिलेटेड इशू आ रहे हैं जिसमें यूएनओ का बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट देखा जाता है, तो इसी तरीके से गुटनिरपेक्ष आंदोलन जो है, ये गुटनिरपेक्ष संगठन में भी इस मुद्दों पे बहुत सारी बातचीत की जा रही है और इसके जितने भी 120 कंट्री हैं जो देश इसके मेंबर हैं, वो अपने अपने देश में पर्यावरण को और साफ सुथरा करने की मुहिम में जुटे हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं की तरफ रुझान और भी जितने छोटे छोटे इंटरनेशनल इश्यूज हैं उनकी तरफ इनका बहुत ज़्यादा रुझान है। प्रेजेंट में आप लोग कह सकते हैं कोरोना वायरस के लिए भी इन्होंने एक कॉन्फ्रेंस रखा था, जो वीडियो कॉन्फ्रेंस कहा जा सकता है, यानी इसके ऊपर जो महामारी फैली हुई है इनके ऊपर भी किस तरीके से निपटाया जा सके, इसका निपटारा किया जा सके, इसलिए इसके लिए भी इन्होंने एक कॉन्फ्रेंस रखा। तो जितने भी इंटरनेशनल लेवल पे इश्यूज हैं उनकी तरफ के लिए भी, उनकी निदान के लिए, उनके निपटारे के लिए भी गुटनिरपेक्ष आंदोलन काम करता है। तो कंक्लूजन में आप बता सकते हैं कि वर्तमान में प्रेजेंटली नेम एक आंदोलन नहीं बल्कि एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बन चुका है। और अब इसका सिर्फ एक ही मोटो नहीं है कि सिर्फ एशिया अफ्रीका की कंट्री का ही डेवलपमेंट किया जा सके या फिर किसी भी गुट में शामिल ना होना, बल्कि अब ये इनकी बहुत सारी ऐसी इश्यूज आ गए हैं जिनकी तरफ इनका ध्यान है या जिनके लिए बहुत सारा कार्य करते हैं, इनका रुझान है। जैसे एनवायरनमेंट से रिलेटेड इशू के निपटारे के काम की बात करते हैं, ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, पूरी दुनिया में शांति और समानता, इक्वलिटी फैलाने की बात करते हैं, पूरी दुनिया को एक्चुअल में डेमोक्रेटिक बनाने की बात करते हैं। तो और ग्लोबलाइजेशन के इफेक्ट का मतलब वो उनका बहुत ज़्यादा फोकस है कि ग्लोबलाइजेशन के थ्रू, ग्लोबलाइजेशन के माध्यम से, वैश्वीकरण के माध्यम से डेवलप कंट्री, डेवलपिंग कंट्री के ऊपर अपना दबदबा ना बना पाए, इस तरीके की बहुत सारे पॉलिसीज लेके आते हैं, बहुत सारा ध्यान रखते हैं कि डेवलप कंट्री के साथ साथ डेवलपिंग कंट्री का भी पूरी तरीके से विकास किया जा सके। ये गुटनिरपेक्ष आंदोलन या गुटनिरपेक्ष संगठन की जो रिलेवेंस है, इंपॉर्टेंस है, यहाँ पे इसको मैंने अच्छे से क्लियर कर दिया है। यहाँ पे एंड हो जाता है इस चैप्टर का। तो ये जो मैंने पॉइंट्स आप लोगों को बताए हैं, ये पॉइंट्स आप लोगों को एग्जाम में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना है, जो मैंने बहुत शॉर्ट में बताया है। तो इसको एक्सप्लेन करना है क्योंकि आप लोगों का क्वेश्चन ही इस तरीके से आता है कि प्रेजेंटली निरपेक्ष आंदोलन जो है, नेम है, उसकी इंपॉर्टेंस या रिलेवेंट क्या है। तो इन्हीं बाकी जो मैंने इंट्रोडक्शन बताया वो इंट्रोडक्शन तो आप लोग अटेंड करेंगे, उसके बाद इन जो पॉइंट्स बताए हैं इनको अच्छे से आप लोग डिस्कस करेंगे, अच्छे से इसको एक्सप्लेन करेंगे। इसके साथ ही रिलेटेड मैं आप लोगों को कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बात बता देती हूँ। इसके कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंसेस रिसेंटली 2019 में इसका कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसके बाद 3 साल पे इनका कॉन्फ्रेंस किया जाता है। पर अभी मैंने अभी जैसे बताया कि जो कोरोना चल रहा है महामारी, उससे उसके निदान के लिए इन्होंने अभी विजुअल यानी वीडियो कॉन्फ्रेंस किया था, जो इनका 20वां कॉन्फ्रेंस कहलाता है, 20वां सम्मेलन कहलाता है 2020 में। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंसेज है जो मैं आप लोग को बता देती हूँ, आप लोग एग्जाम में मेंशन कर सकते हैं। पहला बेलग्रेड, जहाँ पे इसको ऑफिशियली इसको इस्टेब्लिश किया गया था, औपचारिक रूप से 1961 में इसको बनाया गया था। फिर 4th आता है अल्जीरियस कॉन्फ्रेंस 1973। ये भी मैंने बताया कि इसमें जितने भी एशिया और अफ्रीकी कंट्रीज जो इसके मेंबर थे, स्टार्टिंग मेंबर्स थे, उनकी डेवलपमेंट, उनकी खासकर इकोनॉमिकल डेवलपमेंट की बात की गई थी। और इसी कॉन्फ्रेंस में इसको आंदोलन से हटा के एक संगठन का, ऑर्गेनाइजेशन का नाम दे दिया गया था, गुटनिरपेक्ष संगठन कहा जाने लगा था। इकोनॉमिकल डेवलपमेंट की बहुत ज्यादा इसमें बात की गई थी और खासकर एशिया अफ्रीकी कंट्री के आपस में व्यापार की बात की गई थी और एशिया और अफ्रीका के कंट्री का यूरोपियन कंट्री के साथ व्यापार की बात की गई थी। 7th कॉन्फ्रेंस जो है भारत यानी नई दिल्ली में हुई थी 1983 में, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी जो करंट में विजुअल वीडियो कॉन्फ्रेंस किया गया था 2020 में, जो कोरोना फैला हुआ है, महामारी है, उसके निदान के लिए, तो वो भी आप अपने एग्जाम में इसको शामिल कर सकते हो पॉइंट्स को। अगर इससे रिलेटेड जो भी आप लोगों को डाउट हो, अगर कोई डाउट बनता है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट सेशन में उसको शेयर कर सकते हैं। मैं आप लोगों का जो भी डाउट है उसको शॉर्ट आउट करूंगी। और अगर आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो तो प्लीज़ वो भी मुझे बताएं, ताकि मैं मोटिवेट होकर आप लोगों के लिए और भी बहुत जल्दी वीडियोस लेके आ पाऊँ। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ उसको लाइक करें, और अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं जो क्लासेस प्रॉपर नहीं ले पा रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को उन तक पहुँचाएँ, उनके साथ शेयर करें, उनकी हेल्प करें।
और जिन बच्चों ने भी इनको जो भी स्टूडेंट्स हैं उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नए स्टूडेंट्स हैं चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जब भी मेरा वीडियो बने आप लोगों तक डायरेक्ट पहुंच पाए। थैंक यू।